दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी इस चैप्टर को ख़त्म किया है। उसके सभी प्रावधान, सभी नियम आपको बताए हैं। इसके बाद उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको भी हमने विस्तार से यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब आज आपको पढ़ाना है जो हमारा जस्ट आगे वाला चैप्टर है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी से ही रिलेटेड है और ये है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पिछला हमारा जो वीडियो था, जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी अभी तक पढ़ रहे थे, वो हमारे उन कर्मचारियों से संबंधित थे जो कहीं पर सेवा कर रहे हैं, जो कहीं पर सर्विस कर रहे हैं। एक निश्चित समय के पश्चात कर्मचारी रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। तो जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको कुछ मदें या कुछ रकमें विभिन्न नामों से कर्मचारी को मिल जाती हैं या करदाता को मिल जाती हैं। तो आज हमको वही अध्ययन करना है कि यदि कर्मचारी अपनी सेवा से निवृत्त हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु होने पर जो रकमें हैं वो उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है या परिवार वाले को मिल जाती हैं। तो आज आपको पढ़ाना है कि एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है या जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कौन कौन सी रकमें हैं जो इनकम टैक्स के अंतर्गत उसको सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होती हैं या उसकी मृत्यु की दशा में उसके परिवार वालों को प्राप्त होती हैं, और जब ये रकमें उसको मिलती हैं तो उसका कितना भाग कर योग्य होता है और कितना भाग कर मुक्त होता है। इसके संबंध में आज हमको विस्तार से डिस्कस करना है और इसके साथ साथ हमको आज इसके बहुविकल्पी प्रश्न भी देखना है। तो आज के ही वीडियो में हमारा ये इनकम फ्रॉम सैलरी का जो रिटायरमेंट का भाग है ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम पूरी बातों को डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के साथ साथ आज ही हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं उनको भी विस्तार से आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक करदाता यदि सेवानिवृत्त होता है तो उसको जो पहली मद मिलती है वो मिलती है ग्रेजुटी की। पहली मद उसको जो मिलती है वो मिलती है ग्रेजुटी की। नंबर 1 ग्रेजुटी। इसको हिंदी में ग्रेजुटी ही कहते हैं, परंतु इसका एक और नाम है हिंदी में अनुग्रह राशि। इसको कहते हैं अनुग्रह राशि। तो देखिए, ये जो ग्रेजुटी होती है यह कर्मचारी की मृत्यु की दशा में प्राप्त होती है। जब कर्मचारी या तो रिटायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि वो रिटायर हो गया है तो उसको प्राप्त होगी, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जो सबसे पहली रकम मिलती है वो ग्रेजुटी की ही मिलती है। अब ग्रेजुटी के संबंध में क्या नियम है ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि करदाता इनकम टैक्स के अंतर्गत 2 भागों में बांटा जाता है। करदाता को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका सरकारी कर्मचारी, एक तो है आपका सरकारी कर्मचारी जिसको कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दूसरा है गैर सरकारी कर्मचारी जिसको आप कह सकते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये आपकी ग्रेजुटी की दशा में बता रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है और उसको नियोक्ता से यदि ग्रेजुटी की रकम या अनुग्रह राशि की रकम मिलती है तो उस संबंध में क्या प्रावधान है। तो देखिए, करदाता यदि सरकारी कर्मचारी है, क्या है, करदाता यदि सरकारी कर्मचारी है तो उसको ग्रेजुटी की प्राप्त होने वाली पूरी रकम कर मुक्त होती है। अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी होने की दशा में करदाता को जो भी ग्रेजुटी की रकम प्राप्त होती है तो क्या होती है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। तो ये आपका हो गया एग्जेम्प्ट। किसी भी रकम पर आपको टैक्स नहीं देना किस दशा में, यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है।
अब देखिए, करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है, करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो उस दशा में क्या होता है? उस दशा में भी दो प्रावधान होते हैं। एक तो वो करदाता जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, ऐसे करदाता या ऐसे कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं। तो एक नंबर एक कंडीशन होगी कवर्ड फ्रॉम the payment of gratuity (1972) ऐसे करदाता जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 they covered from the payment of gratuity act 1972। ऐसे करदाता जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, ऐसे करदाता जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, तो उस दशा में क्या प्रावधान है? इस दशा में क्या प्रावधान है? In this case, from actual amount of gratuity and following amount whichever is less will be exempted and rest amount will be taxable। माने ऐसी दशा में यदि करदाता कवर्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 है, अगर इस दशा में है तो उसको जो ग्रेजुटी की रकम मिल रही है और निम्नलिखित रकमें, जो रकमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उनमें से जो रकम सबसे कम होती है वो कर मुक्त होती है। नंबर एक क्या है? मतलब अगर करदाता पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत है तो जो पहली रकम है वो पहली रकम क्या है? ऐसे करदाता जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, अगर करदाता पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं तो इन जो हम यहाँ पर आपको तीन रकमें लिखा रहे हैं, उन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होती है वो कर मुक्त होती है और शेष रकम कर योग्य हो जाती है। अब आपकी जो पहली रकम है वो हाफ मंथ सैलरी फॉर टोटल सर्विस ईयर, पहला है आपका हाफ मंथ सैलरी फॉर टोटल सर्विस ईयर, मतलब उसने जितने दिन सर्विस किया है, जितने वर्ष उसने सर्विस किया है, उतने वर्ष का आधे महीने का वेतन। मान लीजिए कि एक महीने में उसको 10,000 वेतन मिल रहा था, एक महीने में उसको 10,000 वेतन मिल रहा था। अब उसका आधे महीने का वेतन आप निकाल लोगे। अब आधे महीने का वेतन जब आप निकाल लोगे तो आधे महीने में मान लीजिए उसका वेतन आ गया 5,000, आधे महीने का वेतन आ गया 5,000। अब उस 5 महीने में अगर उसने 10 वर्ष सर्विस किया है तो 5,000 में गुणा कर देंगे 10 वर्ष का, और 10 वर्ष का गुणा करने के बाद जो रकम आपकी आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1 की रकम हो जाएगी। वो यहाँ पर नंबर 1 की रकम हो जाएगी। अब दूसरा है मैक्सिमम अमाउंट ₹20 लाख, दूसरा है अधिकतम धनराशि 20 लाख। मैक्सिमम अमाउंट
मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 20 लाख, 20 लाख रुपए। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ग्रेजुटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ये आपकी 3 रकमें हैं। इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच एवर इज लेस, जो रकम सबसे कम होगी वो रकम कर मुक्त हो जाती है। अब आपको देखो हाफ मंथ सैलरी निकालना है, आधे महीने का वेतन निकालना है, तो आप हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम सैलरी में क्या क्या शामिल करते हैं। सैलरी में हम क्या क्या शामिल करते हैं? तो सैलरी में हम केवल 2 चीज़ शामिल करते हैं। सैलरी में हम केवल 2 चीज़ शामिल करते हैं, एक तो बेसिक सैलरी शामिल करते हैं और दूसरा महंगाई भत्ता शामिल करते हैं। सैलरी में हम 2 चीज़ शामिल करते हैं, एक तो बेसिक सैलरी और दूसरा शामिल करते हैं डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता। अब देखिए महंगाई भत्ता हमने बताया था, कुछ महंगाई भत्ता ऐसा होता है जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है, कुछ महंगाई भत्ता ऐसा होता है जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता शामिल करना है, चाहे जिस नाम का दिया हो, चाहे महंगाई वेतन के नाम से दिया हो, चाहे महंगाई भत्ता के नाम से दिया हो, चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा हो, चाहे ना दिया जा रहा हो। आपको 2 चीज़ें केवल जोड़ लेना है, वेतन जोड़ लेना है और महंगाई भत्ता जोड़ लेना है, डियरनेस अलाउंस जोड़ लेना है। अब दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या निकालना है? हाफ मंथ, आधे महीने का वेतन निकालना है। तो आधे महीने का वेतन कैसे निकालेंगे? इनको दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद सैलरी में क्या कर देंगे, जो आपने दोनों को जोड़ करके सैलरी निकाला है उसमें से कर देंगे 15/26। हाफ मंथ सैलरी बराबर ये आपका हो जाएगा हाफ मंथ सैलरी बराबर क्या हो जाएगा? आपका जो सैलरी है इस सैलरी में हम 15/26 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? आधे महीने का वेतन। अब आपका जब आधे महीने का वेतन आ गया, इसके बाद फिर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल सर्विस ईयर। अब टोटल सर्विस ईयर का क्या मतलब है, इसका अर्थ भी आप समझ लीजिए। टोटल सर्विस ईयर टोटल सर्विस ईयर का मतलब ये होता है कि कोई करदाता यदि 10 वर्ष 8 माह सर्विस करता है, टोटल सर्विस ईयर का मतलब ये होता है कि अगर कोई करदाता 10 वर्ष और 8 माह सर्विस करता है, तो अगर महीने उसके 6 से ज़्यादा हैं, कितने से ज़्यादा हैं? 6 माह से ज़्यादा हैं, तो उसको 1 वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 वर्ष मान लेते हैं। जैसे यहाँ 10 वर्ष 8 महीने है, तो 8 महीना आपका क्या है? 6 माह से ज़्यादा है, तो ये हमारा 10 वर्ष नहीं होगा, कुल हो जाएंगे ये 11 वर्ष। कितने हो जाएंगे? 11 वर्ष। अगर मान लीजिए यही आपका हो जाता 10 वर्ष 3 माह, तो इसमें 6 महीने से 3 महीना कम है, तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 वर्ष। तो टोटल सर्विस ईयर का मतलब होता है कि यदि कोई करदाता कुछ पार्ट में सर्विस करता है, माने कुछ महीने उसके एक्स्ट्रा हैं, तो उनमें से यदि 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको 1 साल मान लेंगे, यदि 6 महीने से कम है तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल सर्विस ईयर निकाल लेते हैं, माने महीनों का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। महीना यदि हमारा 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको 1 मान लेंगे, अगर 6 महीने से कम है तो उसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमको हाफ मंथ सैलरी फॉर टोटल सर्विस ईयर निकालना है। तो आधा पहले हम सैलरी उसकी 1 महीने के देखेंगे। अब सैलरी में हम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, उसका हमको आधा महीने के बनाना है। तो जो हमारी वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद जो सैलरी आएगी उसका 15/26 कर देंगे। 15/26 करने के बाद हमारी आधे महीने की वेतन आ जाएगा। अब आधे महीने का वेतन मान लीजिए आ गया 3000, आधे महीने का वेतन मान लीजिए 3000 आ गया। अब हमको देखना है कि टोटल सर्विस ईयर कितना है। टोटल सर्विस ईयर मान लीजिए हमारा बन रहा है 11, तो यहाँ पर हमको गुणा कर देना है 11 से। अब जब गुणा करेंगे तो 11 त्रिको 33, ये हमारा 33,000 बन गया। तो हमारा जो
पहला पॉइंट है हाफ मंथ सैलरी फॉर टोटल सर्विस ईयर, इसकी हमारी जो रकम आएगी कितनी हो जाएगी 33,000। तो ये 33,000 हमारा पहले पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला था वो था हाफ मंथ सैलरी फॉर टोटल सर्विस ईयर। इन तीनों रकमों में जो रकम हमारी कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम हमारी कर योग्य हो जाएगी। मान लीजिए इन तीनों रकमों में कोई रकम हमारी निकल रही है 1 लाख, हमारी कोई रकम निकल रही है 1 लाख और ग्रेजुटी के मिले हैं उसको 4 लाख, तो 4 लाख में हम 1 लाख घटा देंगे, बाकी बचेगी 3 लाख। वो 3 लाख आपका क्या हो जाएगा, कर योग्य हो जाएगा। अब दूसरा है नॉट कवर्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। दूसरे वो करदाता जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। नंबर दूसरा नॉट कवर्ड फ्रॉम दी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ऐसे करदाता जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते, वहाँ पर भी इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी and following amount whichever is less will be exempted and rest amount will be taxable। ऐसे करदाता जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे करदाता जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते, उस दशा में क्या नियम है, उस दशा में है इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एंड फॉलोइंग अमाउंट व्हिच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड एंड रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। माने निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य होगी। अब रकमें क्या हैं आपकी, रकम है आपकी नंबर 1। नंबर 1 आपके आ जाएगा हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर टोटल कंप्लीटेड ईयर, टोटल कंप्लीटेड ईयर। अब इसको भी समझाते हैं कि ये क्या है। दूसरा है आपका मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 20 लाख, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 20 लाख। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। तो इसमें ये भी 3 रकमें हैं और ये कहे का है, ये आपका यहाँ का प्रावधान है नॉट कवर्ड फ्रॉम, ये आपका कहे का प्रावधान है नॉट कवर्ड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, ये है। निम्नलिखित रकमों में
जो रकम सबसे कम होती है कर मुक्त होती है। अब देखिए रकमें क्या है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर टोटल कंप्लीटेड ईयर। अब हाफ मंथ सैलरी निकालना है आपको, तो अब सबसे पहले देखिए कि सैलरी में क्या शामिल करना है। यहाँ पर आपको सैलरी में 3 चीज़ें शामिल करना है। नंबर 1 तो आपका आ जाएगा सैलरी में बेसिक सैलरी, पहला तो आपका आ जाएगा बेसिक सैलरी, दूसरा आ जाएगा डीए प्लस महंगाई भत्ता। कौन सा? जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत मिल रहा है, ऐसा महंगाई भत्ता जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत मिल रहा है। इफ इट इज रिटायरमेंट बेनिफिट, इफ इट इज रिटायरमेंट। और तीसरा इसमें शामिल करना है कमीशन, और कमीशन सब नहीं, केवल वही निकलना है जो बिक्री पर निकाला गया हो, परसेंटेज ऑन सेल, जो बिक्री पर निकाला गया हो। इन 3 चीज़ों को आप जोड़ लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, 1 महीने का वेतन निकल आएगा, आपकी सैलरी निकल आएगी। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज सैलरी। क्या निकालना है, एवरेज सैलरी। तो ये तो आपका आ गया 1 महीने का वेतन। अब जिस महीने वो रिटायर हो रहा है उससे पहले के 10 महीने का वेतन आपको जोड़ना है। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी यदि 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, कब रिटायर हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो 10 महीने का वेतन आपको जोड़ना पड़ेगा। 10 महीना क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून के बाद आ जाएगा मई, अप्रैल, और अप्रैल के बाद मार्च। ये 10 महीने आपके हो गए। तो मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 10 महीने का वेतन आपको जोड़ना पड़ेगा। अब वेतन जोड़ना पड़ेगा, वेतन में क्या जोड़ना पड़ेगा, यही 3 चीज़ जोड़नी पड़ेंगी। 10 महीने की बेसिक सैलरी जोड़नी पड़ेगी, 10 महीने का महंगाई भत्ता जोड़ना पड़ेगा, 10 महीने का कमीशन जोड़ना पड़ेगा। अब तीनों महीनों का आपने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग दे देंगे, तो जब 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 महीने की एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी नहीं पूछ रहा है बल्कि एवरेज पूछ रहा है। एवरेज माने औसत वेतन। अब औसत वेतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले 10 महीने के वेतन जोड़ने पड़ेंगे, और उनको जोड़ने के बाद 10 से भाग देना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1 महीने के एवरेज सैलरी। अब आप पूछेंगे कि जब 10 महीने का वेतन जोड़ना है, 10 से भाग देना है, तो सेम आ जाएगा। हाँ, सेम तो आ जाएगा, परंतु सेम कब, किस दशा में आएगा, जब करदाता का पिछले 10 महीने का वेतन बराबर होगा, तो 10 महीने का वेतन जोड़ेंगे, 10 से भाग देंगे तो सेम आ जाएगा। परंतु मान लीजिए किसी कर्मचारी को ग्रेड पे मिली हुई है। ग्रेड पे का मतलब है मार्च के पहले उसको वेतन मिलता रहा 4,500, मार्च के बाद इधर वेतन मिलने लगा 5,000, या सितंबर तक मिलता रहा उसको 8,000, सितंबर के बाद मिलने लगा 9,000। तो माने अगर ग्रेड पे वाला है तो इसमें वेतन में अंतर आ सकता है, तो आपको 10 महीने का वेतन जोड़ लेना है और जोड़ करके 10 का भाग दे देना है। परंतु यदि 10 महीने का वेतन सेम है, महंगाई भत्ता सेम है, तो वहाँ पर फिर आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका एवरेज सैलरी हो जाएगी। परंतु यदि परिवर्तन है पिछले 10 महीना के वेतन में, तो आपको 10 महीने का वेतन जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद फिर 10 से भाग देना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1 महीने का औसत वेतन। अब आपको क्या चाहिए, हाफ मंथ एवरेज सैलरी। आपको चाहिए हाफ मंथ एवरेज सैलरी, माने आधे महीने का। तो 1 महीने का जो औसत वेतन आया है उसको बटे 2 कर देंगे। क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आधे महीने का औसत वेतन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधे महीने का औसत वेतन। तो ये आपका आ जाएगा बटा 2 करके। वहाँ पर हमने कैसे निकाला था इस कंडीशन में, यहाँ पर हम किए थे 15/26, परंतु इस कंडीशन में आपको 15/26 नहीं करना है, बल्कि बटे 2 कर देना है, तो आपका आ जाएगा आधे महीने का औसत वेतन। अब हम आते हैं टोटल कंप्लीटेड ईयर। देखिए यहाँ पर दिया है टोटल कंप्लीटेड ईयर, यहाँ पर आपका दिया था टोटल सर्विस ईयर। अब टोटल कंप्लीटेड ईयर का मतलब यह है कि जितने वर्ष उसने सेवा पूर्ण की है, केवल उतने ही वर्ष लेंगे, महीनों को छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10 वर्ष 8 माह सर्विस करता है, कितने,
10 वर्ष 8 माह सर्विस करता है तो यहाँ पर हम 8 महीने को छोड़ देंगे। कंप्लीटेड ईयर का मतलब है जितने वर्ष उसने कंप्लीट किए हैं, उसने 10 वर्ष पूरे कंप्लीट किए हैं तो 10 वर्ष लिया जाएगा। यहाँ पर उसने कितने दिन हो जाएगा, कंप्लीट ईयर का मतलब है 10 वर्ष सर्विस किया है। और अगर यही हमारा टोटल सर्विस ईयर में होता तो क्या बन जाता, 10 का, और 6 से ये ज़्यादा है तो 11 हो जाता। परंतु कंप्लीटेड ईयर में हमको जो टोटल उसने ईयर जो पूरे किए हैं वही हमको लेना है। तो यहाँ पर ये 10 वर्ष 8 महीने में 8 महीने छोड़ देंगे और उसका केवल 10 वर्ष आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो आधे महीने का वेतन निकाल लेंगे, 10 महीने की पहले सैलरी जोड़ेंगे, उसका बटे 10 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 1 महीने का वेतन, 1 महीने का औसत वेतन, उसका बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा आधे महीने का वेतन। और जितने वर्ष उसने कंप्लीट किए हैं उसमें आप आधे महीने के वेतन से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो रकम आ जाएगी वो आपके पहले पॉइंट की रकम आ जाएगी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर टोटल कंप्लीटेड ईयर। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका फिक्स है 20 लाख रुपए, अधिकतम धनराशि 20 लाख रुपए है। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, उसको वास्तव में अपने नियोक्ता से जो ग्रेजुटी मिली हुई है। इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होती है वो कर मुक्त होती है और शेष रकम कर योग्य हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रावधान के आधार पर जो ग्रेजुटी की रकम एक कर्मचारी को मिली हुई है, और ये कब मिलती है, रिटायरमेंट के समय मिलती है। तो रिटायरमेंट के समय यदि ग्रेजुटी मिली हुई है तो आपको इस प्रावधानों के अंतर्गत उसकी कर मुक्त की रकम निकाल लेना है। और जो रकम कर मुक्त होगी बाकी जो रकम आपकी हो जाएगी वो कर योग्य हो जाएगी। मान लीजिए कर मुक्त निकल आई 1 लाख, मिला है उसको 5 लाख, तो 5 लाख में 1 लाख घटा देंगे, बचेंगे 4 लाख। तो 4 लाख आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट। और ये टैक्सेबल अमाउंट को क्या करेंगे, उसके वेतन में जोड़ देंगे। जो वेतन उसको मिला हुआ है उस वेतन के साथ ग्रेजुटी की टैक्सेबल रकम को जोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पर फिर ध्यान देना है आपको कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो ग्रेजुटी की पूरी रकम कर मुक्त होती है, परंतु करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तभी ग्रेजुटी की कुछ रकम कर मुक्त होती है और कुछ रकम कर योग्य होती है। अब कितनी रकम कर मुक्त होती है, कितनी रकम कर योग्य होती है, इसके लिए हमने आपको ये पूरा विस्तार से पूरे प्रावधान बता दिए हैं, इसको आपको ध्यान देना है। इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम इसे साफ करके दूसरा प्रावधान पढ़ें। इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव शुरू करते हैं। अब इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव, इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव, अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है। देखिए क्या होता है कि इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी को हर साल 1 महीने का अवकाश दे दिया जाए। क्या दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी को 1 महीने का अवकाश दे दिया जाए। अब क्या होता है कि कुछ कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं, तो जो अवकाश नहीं लेते हैं तो उनका वो अवकाश इकट्ठा होता रहता है। मान लीजिए कि उन्होंने 10 वर्ष सर्विस किया और 10 वर्ष में उनको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, 10 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। अब वो 10 महीने का उन्होंने अवकाश नहीं लिया, एक भी अवकाश नहीं लिया, तो क्या होता है कि जो उनका अवकाश बाकी है, जो उनका अवकाश अर्जित है, तो उसका उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। जो अवकाश उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में नहीं मिला, जो अवकाश उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में नहीं लिया, तो जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय उनको वो अवकाश का नगद पैसा मिल जाता है। उसी को कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव या अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अब यदि कर्मचारी को जो उसने छुट्टी नहीं लिया उसके बदले में कोई नगद भुगतान मिल रहा है, कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो उस संबंध में क्या प्रावधान है इसका अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि करदाता आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी। देखिए सरकारी कर्मचारी को जो भी पैसा मिलता है, सरकारी कर्मचारी को जो भी पैसा मिलता है, कहेगा इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव का, अर्जित अवकाश का जो भी पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कर मुक्त होता है। ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा।
परंतु करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी हैं। कैसा कर्मचारी है? यदि करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है तो उस दशा में क्या नियम है? इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ encashment of earned leave and following amount whichever is less will be exempted। माने ऐसी दशा में यदि करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है तो निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। अब रकमें क्या हैं? नंबर 1 10 मंथ एवरेज सैलरी। नंबर 1 आपका हो जाएगा 10 मंथ एवरेज सैलरी। दूसरा है इनकैशमेंट ऑफ एर्न्ड लीव, टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, to the credit of employee at the time of retirement। encashment of earned leave to the credit of employee at the time of retirement। और तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट ₹3 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹3 लाख। और चौथा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ एर्न्ड लीव। एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ एर्न्ड लीव। तो ये आपकी 4 रकमें हैं। इन 4 रकमों में जो रकम सबसे कम होती है वो कर मुक्त होती है। पहला क्या है? 10 मंथ एवरेज सैलरी। अब 10 मंथ एवरेज सैलरी, अब यहाँ पर फिर आ गया कि सैलरी क्या है, सैलरी के बाद फिर एवरेज क्या है, एवरेज के बाद फिर 10 मंथ क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि सैलरी में क्या क्या शामिल करते हैं। सैलरी में 3 चीज़ शामिल करेंगे। सैलरी में हम 3 चीज़ शामिल करेंगे। एक तो बेसिक सैलरी, दूसरा शामिल करेंगे डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, वही वाला रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, मतलब जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत मिल रहा है, जो सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल किया जाता है वो वाला। तो DA इट इज रिटायरमेंट बेनिफिट, सेवानिवृत्ति के लाभों में शामिल करने वाला। और तीसरा है कमीशन, और कमीशन कौन सा? वही परसेंटेज ऑन सेल वाला, मतलब
जो बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर निकाला गया हो। तो ये 3 चीज़ वेतन में शामिल करेंगे और उस वेतन में कितने दिन का एवरेज निकालेंगे, 10 महीने की। तो 10 महीने की सैलरी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, बटा कर देंगे 10 का, 10 से भाग दे देंगे, तो आपकी आ जाएगी एवरेज सैलरी। 10 महीने का पहले वेतन जोड़ेंगे, वेतन में क्या क्या रहेगा, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन। 10 महीने का ये सभी चीज़ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर बटा 10 कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी में फिर 10 महीने की आपको एवरेज सैलरी चाहिए, तो 1 महीने की एवरेज सैलरी में आप फिर से 10 का गुणा कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी पहले पॉइंट की रकम 10 मंथ एवरेज सैलरी। मतलब 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालने के लिए पहले आपको 10 महीने की बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन को जोड़ना पड़ेगा, 10 महीने का 10 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगी 1 महीने की एवरेज सैलरी। अब आपको चाहिए 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 महीने की सैलरी, तो फिर बाद में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो जब 10 से गुणा कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 10 महीने की एवरेज सैलरी, पहले पॉइंट की रकम। दूसरा है इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, माने रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के खाते में जितने दिन की छुट्टियां बाकी हैं उतनी अवधि का वेतन। अब मान लीजिए कि जैसे एक कर्मचारी ने 10 साल सर्विस किया, एक कर्मचारी ने 10 साल सर्विस किया। अब उस 10 साल में से उसको कितने महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, 10 महीने की, परंतु उसने छुट्टी लिया है केवल 4 महीने की। अपने सर्विस पीरियड में उसने जो छुट्टी लिया है तो कितने की लिया है, केवल 4 महीने की छुट्टी लिया है। तो अब उसके खाते में कितनी छुट्टियां शेष हैं, 6 महीने की छुट्टी शेष हैं। तो उसके कितनी अर्जित अवकाश उसका बचा, 6 महीने का। तो 6 महीने का उसका जो वेतन होगा तो दूसरे पॉइंट की रकम हो जाएगी इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय उसके खाते में जो छुट्टियां शेष हैं उस अवधि का वेतन, माने जैसे 10 साल में 4 महीने की उसने छुट्टी लिया है, 6 महीने के उसका भी अवकाश शेष है, तो 6 महीने का वेतन, तो दूसरे पॉइंट की रकम आपकी हो जाएगी 6 महीने का वेतन, जो अवकाश, जितने महीने का अवकाश उसका शेष है रिटायरमेंट के समय, उस अवधि का वेतन। तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3 लाख रुपया उसका सरकार द्वारा फिक्स है कि 3 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलना है, तो 3 लाख हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, करदाता को नियोक्ता द्वारा जो रकम इकट्ठा मिली हुई है, एक्चुअल अमाउंट जो वास्तव में प्राप्त हुई है, वो रकम अर्जित अवकाश के नकदीकरण की वास्तव में प्राप्त इकट्ठा रकम, तो ये चौथा हो गया। इन चारों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। इन चारों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। तो ये आपका हो गया इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव का। इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव का जो प्रावधान है वो ये प्रावधान है। इसमें आपको वेतन में 3 चीज़ शामिल करना है, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, और उसके आधार पर आपको एवरेज सैलरी निकालनी है और 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है तो पूरी तरह से कर मुक्त है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएं। अब हम आते हैं पेंशन में। पेंशन आप जानते हैं, जब कोई करदाता या कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो नियोक्ता द्वारा उसको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। माने एक निश्चित रकम जो कि वेतन से कम होती है तो वो पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो पेंशन भी आपकी कैसी होती है, टैक्सेबल होती है। माने पेंशन जो आपको लगातार हर महीने मिल रही है वो प्रत्येक करदाता की दशा में कर योग्य होती है। ठीक है, तो पेंशन को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो वो पेंशन जो हमको हर महीने मिलती है, उसको हम कह सकते हैं रेगुलर रिसीव्ड पेंशन, रेगुलर और दूसरा कह सकते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन,
अब देखिए रेगुलर रिसीव्ड पेंशन क्या है, जो लगातार पेंशन मिल रही है, जो किसी कर्मचारी को लगातार हर महीने रिटायरमेंट के बाद हर महीने उसको पेंशन मिल रही है। तो गत वर्ष में उसने जितने महीने पेंशन उसको मिली है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब जो रेगुलर रिसीव्ड पेंशन है तो करदाता चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, क्या हो जाती है, ये टैक्सेबल हो जाती है। परंतु दूसरे नंबर की वो पेंशन होती है जो करदाता द्वारा कम्यूटेड करा ली जाती है, नकदीकरण करा लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कर्मचारी को यदि आवश्यकता है कि हम अपनी पेंशन की कुछ भाग नगद ले लें, जैसे मान लीजिए किसी करदाता को 10,000 पेंशन मिल रही है, अब वो कहता है कि मुझको आधी पेंशन में मुझे नगद दे दीजिए, आधी पेंशन मुझको मिलती रहेगी। तो 10,000 की पेंशन में उसने क्या किया, नगद रकम ले लिया और पेंशन कह दिया कि मुझे पेंशन हर महीने 5,000 चाहिए। तो 5,000 पेंशन हो जाएगी 10,000 की जगह में, और वो जो 5,000 रुपये उसने छोड़ दिया है उसका वो इकट्ठा उसको नकदीकरण मिल जाएगा। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन माने पेंशन को उसने जो नकदीकरण करा लिया, कम्यूटेड करा लिया है, माने इकट्ठा ले लिया है, तो वो आपका हो गया कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो अगर लगातार उसको पेंशन मिल रही है, रेगुलर रिसीव हो रही है, तो कोई सभी कर्मचारियों की दशा में वो कर योग्य होता है, टैक्सेबल होती है। परंतु उसने यदि पेंशन का कम्यूटेड करा लिया है या इकट्ठा ले लिया है तो उस दशा में क्या प्रावधान है, यदि करदाता गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यदि करदाता गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई की दशा में उसने अपनी पेंशन का कुछ भाग नगद ले लिया है तो वो आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर उसने अपनी पेंशन का कुछ भाग नगद ले लिया है तो क्या हो जाएगा, वो कर मुक्त हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और दूसरे हमारे वो कर्मचारी हैं जो गैर सरकारी हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब देखिए अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो क्या प्रावधान है, तो यदि करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है और उसने अपनी पेंशन के कुछ भाग का नकदीकरण करा लिया है या इकट्ठा ले लिया है। अगर करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है और उसने अपनी पेंशन के कुछ भाग को इकट्ठा ले लिया है तो उस संबंध में क्या प्रावधान है, यदि उसे पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी भी मिली हुई है, मतलब पेंशन वो जब कम्यूटेड करा रहा है, पेंशन को जब इकट्ठा एकत्रीकरण कर रहा है, पेंशन को जब वो नगद ले रहा है, उस समय अगर उसको ग्रेजुटी भी मिली हुई है तो नंबर 1 हो जाएगा इफ़ ग्रेजुटी रिसीव्ड। इफ़ ग्रेजुटी रिसीव्ड, तो अगर उसके साथ साथ उसको ग्रेजुटी भी मिली हुई है, माने जब उसने पेंशन का नकदीकरण कराया है, पेंशन की इकट्ठा रकम लिया है, तो उस नकदीकरण के साथ साथ उसको अगर ग्रेजुटी भी मिली हुई है तो पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। कितना कर मुक्त होता है, जो उसको पेंशन मिली हुई है उसका 1/3 भाग कर मुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन will be exempted, माने अगर पेंशन के साथ साथ उसको ग्रेजुटी की रकम भी मिली हुई है तो पेंशन की कम्यूटेड पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा और शेष रकम आपकी कर योग्य हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है इफ़ ग्रेजुटी नॉट रिसीव, इफ़ ग्रेजुटी नॉट रिसीव्ड। अब देखिए जब उसको पेंशन की इकट्ठा रकम मिल रही है या पेंशन का नकदीकरण हो रहा है या इकट्ठा रकम वो ले रहा है पेंशन का, उसके साथ में यदि ग्रेजुटी नहीं मिली हुई है तो क्या हो जाएगा, 1/2 पेंशन कर मुक्त हो जाएगी। उस दशा में 1/2, यदि पेंशन नहीं मिली है तो 1/2 पेंशन कर मुक्त हो जाएगी, यदि पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी मिली है तो 1/3 कर मुक्त हो जाएगी। माने पेंशन के साथ साथ यदि उसको ग्रेजुटी मिली है तो 1/3 पेंशन कर मुक्त हो जाएगी, पेंशन के साथ साथ यदि ग्रेजुटी नॉट रिसीव, ग्रेजुटी नहीं मिली है तो 1/2 पेंशन कर मुक्त हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आपका क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन will be exempt।
ये। तो ये आपका पेंशन था। पेंशन में यदि लगातार जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको उन्होंने इकट्ठा रकम नहीं लिया है या नकदीकरण नहीं कराया है, वो चाहे करदाता सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी, सबकी दशा में कर योग्य होती है। परंतु यदि पेंशन के कुछ भाग को नकद लिया जा रहा है, इकट्ठा लिया जा रहा है, तो उस दशा में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको इकट्ठा रकम जो मिल रही है वो कर मुक्त होती है। परंतु जो गैर सरकारी कर्मचारी है वो अगर पेंशन ले रहा है तो उस नकदीकरण के साथ साथ, पेंशन के नकदीकरण के साथ साथ यदि उसको ग्रेजुटी भी मिली हुई है तो ग्रेजुटी अगर मिली हुई है तो पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त हो जाता है। और यदि पेंशन के इकट्ठा रकम के साथ साथ ग्रेजुटी नहीं मिली हुई है तो जो पेंशन उसको मिल रही है, जो पेंशन को उसने नकदीकरण कराया है, जो इकट्ठा पेंशन उसको मिल रही है, उसका आधा भाग या 1/2 भाग कर मुक्त होता है। तो ये आपका था पेंशन का प्रावधान। तो इस प्रकार से हमारा जो रिटायरमेंट का चैप्टर है वो चैप्टर हम लगभग पूरा है। 2-1 प्रावधान और हैं छोटे वाले, वो प्रावधान हम जैसे ही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वहाँ पर डिस्कस कर देंगे। परंतु मेन चीज़ यही 3 थी जो कि प्रावधान थे। तो ये प्रावधान आपको बताने लायक थे, क्योंकि बिना ये बताए, बिना ये समझाए आपकी समझ में नहीं आते, इसलिए हमने इनको तीनों प्रावधानों को बहुत विस्तार से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए बच्चों, ये कुछ MCQs क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। हमने अभी जो पढ़ा है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत रिटायरमेंट का चैप्टर, और जो थ्योरी हमने आपको बताई है उसी से मिलते जुलते ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनमें हम देखते हैं कि हमारे प्रत्येक प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, A सही होगा, B सही होगी, C सही होगा या D सही होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। आपका ये पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी को ग्रेजुटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एकमुश्त पेंशन कर योग्य होगी। एक कर्मचारी को ग्रेजुटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एकमुश्त पेंशन कर योग्य होगी। हमने आपको बताया था कि कोई भी कर्मचारी अपनी पेंशन को क्या कर सकता है, कमिटेड करा सकता है, एकमुश्त रकम पेंशन की प्राप्त कर सकता है। अब अगर कोई कर्मचारी एकमुश्त रकम प्राप्त करता है तो अगर सरकारी कर्मचारी है तो एकमुश्त रकम पूरी की पूरी कर मुक्त होती है। परंतु यदि करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है और उसको पेंशन की इकट्ठा रकम प्राप्त होती है, एकमुश्त रकम प्राप्त होती है, तो पेंशन के साथ साथ यदि ग्रेजुटी मिलती है तो आधी 1/3 रकम कर मुक्त हो जाती है। यदि पेंशन के साथ साथ उसे ग्रेजुटी भी मिलती है तो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। परंतु यदि उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती है, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के टाइम में अगर ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो आधी 1/2 भाग कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का कर मुक्त हो जाता है, मतलब आधा कर मुक्त हो जाता है। अभी पूछ क्या रहा है, कर योग्य पूछ रहा है, एकमुश्त पेंशन का कर योग्य कौन सा भाग होगा। तो चूंकि आधी कर मुक्त होगी तो आधी कर योग्य हो जाएगी, मतलब 1/2 भाग अगर कर मुक्त होगी पेंशन की कमिटेड वैल्यू तो आधी कर योग्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर आपका सही होगा कि कुल पेंशन का 1/2 भाग कर योग्य होगा। क्योंकि जो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होती है उसका 1/2 भाग कर मुक्त होता है और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। तो शेष कितना बचेगा, 1/2 ही शेष बचेगा, तो 1/2 भाग कर योग्य हो जाएगा। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 कह रहा है, गैर सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके लिए कर मुक्त ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या होगी। हमने आपको बताया था कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय जो ग्रेजुटी मिलती है वो क्या होती है, पूरी कर मुक्त होती है, पूरी कर मुक्त होती है। परंतु करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो और उसको ग्रेजुटी मिल रही है तो ग्रेजुटी के संबंध में क्या नियम है, एक तो वह कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं और दूसरे वो कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग शर्तें हैं कि कौन सी रकम किस दशा में कर योग्य होती है। परंतु एक चीज़ आपको बता दें, एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही दशाओं में अधिकतम कर मुक्त रकम है 10 लाख। चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंतर्गत आता हो कर्मचारी, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ना आता हो, दोनों ही दशाओं में जो अधिकतम कर मुक्त रकम है कितनी है, 10 लाख है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यदि करदाता
गैर सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कर मुक्त ग्रेजुटी की अधिकतम रकम क्या होगी? 10 लाख होगी। चाहे पेमेंट आप ग्रेजुटी एक्ट के अंतर्गत आए चाहे ना आए, 10 लाख मैक्सिमम अमाउंट होती है। अगला है एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम पूर्णतया कर मुक्त है, आंशिक कर योग्य है, पूर्णतया कर योग्य है या रुपए 10 लाख तक कर मुक्त है। हमने आपको बताया है कि सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेजुटी की रकम मिलती है वो क्या होती है? पूर्णतया कर मुक्त होती है। सरकारी कर्मचारी को यदि ग्रेजुटी की रकम मिलती है तो क्या होती है? पूर्णतया कर मुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेजुटी की रकम मिल रही है वो क्या हो जाएगी? पूर्णतया कर मुक्त हो जाएगी। अगला है भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली रकम को कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति सर्विस करता है, सर्विस के टाइम में उसको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, दुनिया भर के सभी कुछ चीज़ मिलती हैं। परंतु जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको केवल एक चीज़ मिलती है और वो है पेंशन। उसको केवल और केवल क्या मिलता है? पेंशन मिलती है, और वो क्या है? लगातार मिलती रहती है, मतलब हर महीने पेंशन उसको मिलती रहती है। तो यहाँ पर भी आपका भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली रकम को क्या कहते हैं? पेंशन कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपको समय समय पर पेंशन मिलती है, माने निश्चित समय पर 1 महीने बाद आपको मिलती रहती है। नंबर बी में दिया है पेंशन की एकमुश्त रकम। पेंशन की एकमुश्त रकम केवल एक बार आपको मिलती है, तो ये भी आपका गलत है। ग्रेजुटी भी आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि मतलब आपने जो भूतकाल में जो सेवा की है उसके बदले में जो समय समय पर मिलता है तो क्या मिलता है? पेंशन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अब आ जाइए नंबर 5, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टी के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त सीमा है। हमने आपको बताया था इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव। अगर करदाता कोई जो उसको छुट्टी हर साल 1 महीने की छुट्टी लेना है, अगर वो छुट्टी नहीं लेता है बल्कि उसके बदले में क्या करता है? नगद धनराशि लेता है रिटायरमेंट के समय, इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव है, तो उसकी अधिकतम रकम क्या होती है? 3 लाख। उसकी अधिकतम रकम 3 लाख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टी के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त सीमा कितनी है? 3 लाख। ऑप्शन सी सही है। अगला है छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम रकम है। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी, कोई नियोक्ता है, उसको देखा कि हमारे यहाँ माल का ज़्यादा बिक्री नहीं है, माल हमारा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो कुछ कर्मचारियों को अगर ये समझता है कि ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उनकी छटनी कर देता है, मतलब उनको काम से निकाल देता है, और उसके बदले में वो कोई इकट्ठा रकम दे देता है कि आप इस रकम से अपना खुद का खुद बिजनेस कर लीजिए या तो आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर लीजिए। तो अगर इस प्रकार से छटनी के कारण किसी करदाता को क्षतिपूर्ति की कोई रकम मिलती है तो वो रकम आपकी 5 लाख तक कर मुक्त होती है। कितनी रकम कर मुक्त होती है? 5 लाख तक कर मुक्त होती है। तो आपका 6वें का सी ऑप्शन सही है। 6वें का आपका सी ऑप्शन सही है। अगर कर्मचारी को छटनी के कारण कोई क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो क्षतिपूर्ति 5 लाख रुपए तक कर मुक्त है। अगर 5 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो जो भी रकम ज़्यादा मिल रही होगी वो आपकी कर योग्य हो जाएगी। अगला है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त रकम है। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण यह है कि अगर किसी कर्मचारी का मन है, अब वैसे तो होता है कि 60 साल में, 58 साल में या 62 साल में कर्मचारी की रिटायरमेंट होती है, परंतु कोई कर्मचारी चाहता है कि मुझको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसे कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेता है या रिटायरमेंट होता है तो और उसके बदले में नियोक्ता द्वारा उसको जो क्षतिपूर्ति की रकम दी जा रही है, जो क्षतिपूर्ति की रकम दी जा रही है, तो वह क्षतिपूर्ति की रकम भी 5 लाख तक कर मुक्त होती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में करदाता को जो क्षतिपूर्ति की रकम मिल रही है, कंपनसेशन की रकम मिल रही है, वो कंपनसेशन भी आपका 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। तो 7वें का भी आपका बी ऑप्शन सही होगा कि 5 लाख रुपए तक कर मुक्त है। 8वां है सेवानिवृत्त होने पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। सेवानिवृत्त होने पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त रकम कर मुक्त होती है 3 लाख, 5 लाख, 10,000 या सारी रकम। देखिए
हमने आपको बताया था कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हमने आपको बताया था कि नियोक्ता का जो अंशदान होता है, तो जब कर्मचारी कोई सर्विस में रहता है, सेवा काल के दौरान उसको अगर एम्प्लॉयर द्वारा उसके खाते में कोई रकम जमा की जा रही है, तो उसके वेतन के 12% से ज़्यादा जो रकम जमा की जा रही है वो कर योग्य हो जाएगी, और ब्याज 9.5% से ज़्यादा जो जमा किया जा रहा है वो कर योग्य होता है। परंतु जब करदाता रिटायर होता है और रिटायरमेंट होने के बाद जो ये रकम मिलती है कर्मचारी को, रिटायरमेंट होने के बाद प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर उसको इकट्ठा रकम मिल रही है, वो क्या होती है, पूर्णतया कर मुक्त होती है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय जो भी रकम मिलती है पूर्णतया वो कर मुक्त होती है। तो आपका 8वें का सेवानिवृत्त होने पर कितनी रकम कर मुक्त होती है? 3 लाख, 5 लाख, 10,000, सारी रकम, माने सभी रकमें कर मुक्त होती हैं। चाहे 3 लाख मिले, चाहे 5 लाख मिले, सारी रकमें कर मुक्त होती हैं। तो 8वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई रकम मिलती है तो पूरी रकम कर मुक्त होती है। और लास्ट है आपका सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है। सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है पेंशन की एकमुश्त रकम, ग्रेजुटी की रकम, अर्जित अवकाश वेतन, इनमें से सभी। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी यदि रिटायर होता है तो पेंशन की जो इकट्ठा रकम मिलती है वो कर मुक्त होती है, हमने भी आपको पढ़ाया। इसी प्रकार उसको जो ग्रेजुटी की रकम मिलती है, यदि सरकारी कर्मचारी है तो ग्रेजुटी की चाहे जितनी रकम मिल जाए पूरी की पूरी रकम कर मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव, जो अर्जित अवकाश का वेतन है, इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव, वो भी पूरी की पूरी रकम कर मुक्त होती है। हमने बताया आपको कि अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है तो ये भी पूरी रकम कर मुक्त होती है। ये हमने आपको तीनों प्रावधान अभी बता दिए हैं। तो सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त रकम क्या है? इनमें से सभी, माने पेंशन की रकम भी, पेंशन की एकमुश्त रकम भी कर मुक्त होती है, ग्रेजुटी की रकम भी कर मुक्त होती है, और अर्जित अवकाश का वेतन या इनकैशमेंट ऑफ ईयर्ड लीव ये भी कर मुक्त होती है। मतलब 9 में क्वेश्चन संख्या 9 का डी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन। निश्चित है कि आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। रिटायरमेंट का सेशन हमने पहले आपको पूरा विस्तार से इसके प्रावधान बताए हैं, पूरे नियम बताए हैं, और इसके बाद हमने इसके जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे वो सब आपको विस्तार से डिस्कस कर दिया है। आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। और जो बच्चे पहली बार हमारा क्लास ले रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, वो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।